तो आज हम भारत के सीरियल किलर्स की अंधेरी और डरावनी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ क्रिमिनोलॉजी रिव्यूज़ हैं, नेक्रोफिलिया की साइकोलॉजी पर एक अकादमिक लेख है और एक हालिया केस की कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जो बेहद परेशान करने वाली हैं। हमारा मकसद है इन अपराधियों के दिमाग में झांकना, उनके तरीकों को समझना और ये देखना कि हमारा कानूनी सिस्टम इनसे कैसे निपटता है। जी, और ये बातचीत सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए नहीं है। मतलब ये समझना जरूरी है कि आखिर ऐसे अपराध होते क्यों हैं। क्या समाज में कुछ ऐसा है जो ऐसे राक्षसों को जन्म देता है, और जब ये पकड़े जाते हैं तो हमारी न्याय व्यवस्था इनके साथ क्या करती है। हम शुरुआत करेंगे रविंदर कुमार के केस से, जिसने 30 से ज्यादा बच्चों की हत्या की बात कबूली थी। ये केस इस भयानक हकीकत का एक बहुत ही परेशान करने वाला उदाहरण है। चलिए तो फिर इस केस की परतें खोल पे है। रविंद्र कुमार ये उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से था, एक गरीब परिवार का लड़का जो शायद 2007 में काम की तलाश में दिल्ली आया। सिर्फ 6ठी क्लास तक पढ़ा हुआ, कोई दोस्त नहीं, बिल्कुल अकेला। और देखिए, यहीं से एक खतरनाक पैटर्न की शुरुआत होती है जो कई क्रिमिनोलॉजिकल स्टडीज में हमें दिखता है। जब किसी बच्चे को बचपन में सही परवरिश या वो ध्यान नहीं मिलता, जब उसके माँ बाप दिन भर काम में लगे रहते हैं, तो वो समाज से कटने लगता है। ये अकेलापन, ये नज़रअंदाज किया जाना बाद में जाकर भयानक अपराधों के लिए एक जमीन तैयार कर सकता है। उसके अंदर सहानुभूति, मतलब एम्पैथी, वो डेवलप ही नहीं हो पाती है और उसकी विकृत इच्छाएं काबू से बाहर हो गईं। 2008 से 2015 इन 7 सालों में उसने 30 से ज्यादा बच्चों के साथ रेप और हत्या करने की बात मानी। उसका तरीका, उसका जो मोडस ऑपरेंडी था, वो लगभग हर बार एक जैसा था। वो गरीब बस्तियों को निशाना बनाता था, खासकर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को, जिनकी उम्र आप सोचिए 4 से 6 साल के बीच होती थी। ऐसे बच्चे जिनकी कोई खोज खबर लेने वाला भी नहीं होता। और वो उन्हें फंसाता कैसे था? बहुत ही मामूली चीजों से, कैंडी, टॉफी या शायद 10 रुपए का नोट दिखाकर। वो उन्हें बहला फिसलाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाता था। अगर बच्चे डरकर शोर मचाते तो वो बेरहमी से उनका गला घोंट देता था। और कई मामलों में, जो इस केस को और भी ज्यादा भयानक बना देता है, जी, उसने हत्या के बाद शवों के साथ भी यौन संबंध बनाए। इस मानसिक विकृति को नेक्रोफिलिया कहते हैं। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो बात मुझे और भी ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि वो इतने सालों तक ये सब करता कैसे रहा। मतलब क्या किसी को शक नहीं हुआ? वो बहुत शातिर था। जी। वो अपने शिकार को खोजने के लिए कभी-कभी 40 किलोमीटर तक पैदल चलता था। जी। वो एक ही जगह पर दोबारा अपराध नहीं करता था और पकड़े जाने से बचने के लिए लगातार दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों में अपनी जगह बदलता रहता था। वो एक तरह से एक भूत बनकर घूम रहा था। तो आखिर वो पकड़ा कैसे गया? एक छोटी सी गलती से। जुलाई 2015 में जब उसने बेगमपुर में एक 6 साल की बच्ची की हत्या की, तो उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए सनी नाम के एक व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस लाश के पास छोड़ दिया, जिससे उसकी कोई पुरानी दुश्मनी थी। उसे लगा कि पुलिस सनी के पीछे जाएगी, लेकिन इसी सुराग से पुलिस तक पहुंच गई। एक मिनट, यहाँ एक और बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। हमारे सूत्रों में लिखा है कि उसे 2014 में भी एक बच्चे पर जानलेवा हमले के लिए गिरफ्तार किया गया था। वो बच्चा बच गया था, फिर भी उसे जमानत मिल गई। ये हमारे सिस्टम की किस कमी की तरफ इशारा करता है? ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी और दुखद सच्चाई की तरफ इशारा करता है। उस वक्त उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं जुटाए जा सके। पीड़ित बच्चा शायद इतना डर गया था कि ठीक से पहचान नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि एक सीरियल किलर वापस सड़कों पर आ गया और उसने और भी बच्चों की जान ली। ये दिखाता है कि हमारा जांच का तरीका और सबूत इकट्ठा करने का प्रोसेस कितना कमजोर हो सकता है, खासकर जब पीड़ित समाज के सबसे निचले तबके से हो। चलिए, वो आखिर में पकड़ा गया और उसने 30 से ज्यादा हत्याएं कबूल की, तो मुकदमे का नतीजा क्या निकला? यहीं पर कहानी और भी उलझ जाती है। कबूलनामे के बावजूद पुलिस सिर्फ 3 मामलों में ही उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा पाई, और मई 2023 में उसे बेगमपुर वाले केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मतलब वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारेगा। सजाए मौत क्यों नहीं? अदालत ने उसे शिकारी कहा, फिर भी मौत की सजा नहीं दी। अदालत ने कहा कि कुछ बचे हुए संदेह थे। उदाहरण के लिए डीएनए सबूत सिर्फ बच्ची के पैजामे पर मिला, कहीं और नहीं। अदालत के मुताबिक
ये संदेह उसे मौत की सजा से बचाने के लिए काफी था। ये फिर से हमारी फॉरेंसिक जांच की कमियों को दिखाता है। रविंदर की कहानी भयानक है, पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि क्या ये बस एक आदमी की कहानी है या ये एक बड़ा पैटर्न है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। भारत में सीरियल किलर्स के बारे में हम और क्या जानते हैं? देखिए, यहीं पर भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। हमारे पास सीरियल किलिंग का कोई ऑफिशियल डेटाबेस ही नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी, जो देश भर के अपराधों का रिकॉर्ड रखता है, वो भी सीरियल किलिंग को एक अलग कैटेगरी में नहीं गिनता। आप कह रही हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे देश में कितने सीरियल किलर्स हैं? ये तो बहुत डरावनी बात है। बिल्कुल, जो भी जानकारी हमारे पास है वो मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ एकेडमिक स्टडीज से आती है। एक स्टडी ने 1980 से 2022 के बीच लगभग 100 ऐसे मामलों की पहचान की, लेकिन ये संख्या असलियत से बहुत कम हो सकती है क्योंकि हर केस मीडिया में नहीं आता। खासकर अगर वो छोटे शहरों या गांव में हो। जी, तो अगर कोई ऑफिशियल डेटाबेस नहीं है तो पुलिस इन मामलों को आपस में जोड़ती कैसे है? मुझे लगता है कि यहाँ मोडस ऑपरेंडी या काम करने का तरीका बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, ये किसी भी सीरियल किलर का सिग्नेचर या पहचान होता है। वो एक ही तरीके को बार बार दोहराते हैं क्योंकि वो उनके लिए काम करता है और वो उनकी मानसिक विकृति का हिस्सा होता है। इन सबसे भयानक केस है निठारी का, सुरेंद्र कोली। सुरेंद्र कोली का केस इन सबसे अलग और ज्यादा खौफनाक था। वो बच्चों को बहला पुसला कर लाता, उनकी हत्या करता और फिर उसके बाद नरभक्षण मतलब कैनिबलिज्म और नेक्रोफीलिया जैसे काम करता था। इन तीनों के तरीके मोहन, शोभराज और कोली एकदम अलग थे, लेकिन एक बात कॉमन थी। एक तय पैटर्न, एक मोडस ऑपरेंडी। बिल्कुल। ये शब्द नेक्रोफीलिया रविंदर कुमार और निठारी दोनों ही मामलों में बार बार आ रहा है। सच कहूं तो ये सोचना भी मुश्किल है, आखिर किसी के दिमाग में ऐसा क्या चलता है? ये एक बेहद डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल कंडीशन है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे पैराफिलिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें इंसान को शवों के प्रति यौन आकर्षण महसूस होता है। थोड़ा रुककर, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में बात करना भी मुश्किल है, लेकिन इसे समझे बिना हम अपराधी के दिमाग को नहीं समझ सकते। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? ये सिर्फ एक यौन विकृति है या कुछ और भी है? ये सिर्फ यौन विकृति से कहीं ज्यादा है। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। कुछ मामलों में ये कंट्रोल या शक्ति का सबसे चरम रूप है। एक ऐसा साथी जो कभी विरोध नहीं कर सकता, कभी ना नहीं कह सकता, जिस पर आपका पूरा नियंत्रण हो। ये शक्ति का एक बहुत ही विकृत और घिनौना प्रदर्शन है। अपराधी को लगता है कि वो भगवान है, जिसके पास जीवन और मृत्यु के बाद भी किसी के शरीर पर पूरा अधिकार है। ये सुनकर ही सेरन होती है। क्या हमारा कानून इस तरह की भयावहता से निपटने के लिए तैयार है? क्या भारत में नेक्रोफिलिया के खिलाफ कोई खास कानून है? हमारे स्रोत तो एक बड़ी कानूनी खामी की ओर इशारा करते हैं। और वो बिल्कुल सही इशारा करते हैं। भारत में नेक्रोफिलिया के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कानूनी वाजियो मतलब लीगल वैक्यूम है। पुलिस अक्सर इंडियन पीनल कोड की धारा 297, जो कब्रिस्तानों में घुसपैठ या लाशों की बेअदबी से जुड़ी है, या फिर धारा 377, जो अप्राकृतिक यौन संबंध से जुड़ी है, उसका इस्तेमाल करती है। लेकिन ये धाराएं तो इस अपराध की भयावहता को पकड़ ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। ये इस अपराध की असली प्रकृति को नहीं दर्शाती। हालांकि हाल के सालों में अदालतों ने एक जरूरी बात कही है। उन्होंने माना है कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जो गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, वो मरने के बाद भी लागू होता है। यानी एक मृत शरीर की भी अपनी गरिमा होती है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन एक स्पष्ट कानून की कमी वो आज भी है। तो अगर अपराध इतना अजीब और भयानक है, तो क्या ये अपराधी पकड़े जाने पर ये दावा कर सकते हैं कि वो पागल थे? क्या उन्हें इंसैनिटी डिफेंस का फायदा मिल सकता है? ये एक बहुत बड़ा कानूनी पेच है। इसे ऐसे समझिए, कोई दिमागी तौर पर बीमार हो सकता है, ये हुआ मेडिकल पागलपन। लेकिन कानूनी पागलपन साबित करने के लिए, जो आईपीसी की धारा 84 के तहत आता है, ये दिखाना पड़ता है कि अपराध करते वक्त अपराधी को ये पता ही नहीं था कि वो जो कर रहा है वो क्या है, या ये कि वो गलत और गैर कानूनी है, जैसे किसी छोटे बच्चे को नहीं पता होता। और सीरियल किलर्स के मामले में वो तो दिमागी तौर पर बीमारी लगते हैं। दिमागी तौर पर विकृत होना और कानूनी तौर पर पागल होना दो अलग अलग बातें हैं। सीरियल किलर्स में अक्सर असामाजिक व्यक्तित्व विकार
यानी सोशियोपैथी या साइकोपैथी पाई जाती है। इसका मतलब है कि उनमें सहानुभूति और पछतावे की भावना नहीं होती, लेकिन उन्हें अच्छे से पता होता है कि समाज के नियम क्या हैं और हत्या करना गलत और गैर कानूनी है। मतलब वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, बस उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, बल्कि वो तो पकड़े जाने से बचने के लिए बहुत होशियारी से प्लानिंग करते हैं। अपनी पहचान छिपाना, सबूत मिटाना, जगह बदलना, ये सब दिखाता है कि उन्हें अपने काम की प्रकृति और उसके नतीजों का पूरा एहसास है। इसीलिए उन्हें कानूनी पागलपन का फायदा लगभग कभी नहीं मिलता। तो अगर ये अपराधी कानूनी तौर पर पागल नहीं हैं और उन्हें अपने किए का पूरा एहसास है, तो फिर समाज इनके साथ क्या करे? और यहीं आकर सबसे बड़ी बहस छिड़ जाती है, सजाए मौत की। हाँ, और दोनों तरफ बहुत मजबूत तर्क हैं। एक पक्ष कहता है कि जो लोग समाज के लिए इतना बड़ा खतरा है, जो सुधर नहीं सकते और जिन्होंने इतने घिनौने अपराध किए हैं, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। ये पीड़ितों को न्याय देने और समाज को ऐसे शिकारियों से हमेशा के लिए सुरक्षित करने का एक तरीका माना जाता है। और दूसरा पक्ष क्या कहता है? दूसरा पक्ष, जिसमें कई मानवाधिकार कार्यकर्ता और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हैं, उनका मानना है कि बिना पैरोल के आजीवन कारावास एक ज्यादा कठोर सजा है। उनका तर्क है कि मौत तो एक पल में सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन उम्र कैद में दोषी को हर रोज अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक जेल की चारदीवारी में अपने किए पर सोचने के लिए जिंदा रहना पड़ता है। तो एक तरफ है समाज की सुरक्षा और पीड़ितों के लिए न्याय, और दूसरी तरफ है सजा की क्रूरता और जीवन के अधिकार का सवाल। ये एक ऐसी बहस है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल, और हर केस में ये सवाल उठता है, खासकर जब अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में आता है, जैसा कि सीरियल किलिंग के मामलों में अक्सर होता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि भारत में सीरियल किलर्स की दुनिया जितनी डरावनी है, उतनी ही जटिल भी है। रविंद्र कुमार जैसे केस हमें सिर्फ अपराध की भयावहता ही नहीं दिखाते, बल्कि हमारे सिस्टम की गहरी कमियों को भी उजागर करते हैं। चाहे वो डेटा की कमी हो, नेक्रोफीलिया जैसे अपराधों पर एक स्पष्ट कानून का न होना हो, या फिर सजा पर ये अंतहीन बहस। और सबसे जरूरी बात, जैसा कि हमारे एकेडमिक स्रोत बार बार कहते हैं, वो ये है कि हमें भारत में इस विषय पर स्थानीय रिसर्च की सख्त जरूरत है। हम अमेरिका या यूरोप के सीरियल किलर्स के प्रोफाइल और स्टडीज को आंख बंद करके यहाँ लागू नहीं कर सकते। हमारे यहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हालात बिल्कुल अलग हैं। आप कहना चाहती हैं कि यहाँ के किलर्स के मकसद और तरीके भी अलग हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, भारत में गरीबी, जाति व्यवस्था, शहरीकरण की समस्याएं, ये सब अपराध के पैटर्न पर असर डाल सकते हैं। साइनाइड मोहन महिलाओं को गहनों के लिए मारता था। सुरेंद्र कोहली बेहद गरीबी में पला बड़ा था। इन अपराधियों को सही मायने में समझने के लिए हमें इनके सामाजिक संदर्भ में गहराई से रिसर्च करनी होगी। और आखिर में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये देखते हुए कि हमारे पास डेटा की कमी है, कानून में खामियां हैं और जांच के तरीके अक्सर पुराने हैं, क्या भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली एक सीरियल किलर की अनोखी और चरम भयावहता से निपटने के लिए वास्तव में तैयार है, या ये हमेशा एक के बाद एक त्रासदी होने के बाद ही